ना, समझ जाओ ये ब्रह्मांड है, इन्फिनाइट ब्रह्मांड, इन्फिनाइट ब्रह्मांड। इन्फिनाइट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये लगातार एक्सपेंड हो रहा है, बढ़ रहा है ना। इस ब्रह्मांड में लाखों क्या है, गैलेक्सीज हैं, लाखों क्या है, गैलेक्सी, जिसे हम क्या कहते हैं, आकाशगंगा, लाखों आकाशगंगा, लाखों ना। और उसमें से एक आकाशगंगा है जिसे हम मिल्की वे के नाम से जानते हैं, मिल्की वे या मंदाकिनी, मिल्की वे या मंदाकिनी, अंग्रेजी में मिल्की वे बोलते हैं। और हर एक गैलेक्सी में एक सौरमंडल होता है। इसी गैलेक्सी के एक कोने में हमारा सौरमंडल है जिसके बीच में सूरज है, बाकी ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। यही कंसेप्ट है ना। ब्रह्मांड, ब्रह्मांड के अंदर लाखों आकाशगंगा, और उनमें से एक आकाशगंगा में हमारा सौरमंडल है। ऐसा नहीं है, इस आकाशगंगा में और भी सौरमंडल हो सकते हैं, लेकिन हम अब तक पहुंचे नहीं है ना, पहुंचे ही नहीं है। ठीक, एक आकाशगंगा में इसमें भी हजारों सौरमंडल हो सकते हैं। ठीक, हम तो अपने इस सौरमंडल के अभी तक कहां तक पहुंचे, मार्स, मंगल ग्रह तक पहुंचे है ना। तो ये है। चलिए, अब ये जो हमारा सोलार तंत्र है, ये जो सोलार तंत्र है, अब ये समझिए कि सबसे पहले है ना, चलो हमारा सौरमंडल मंदाकिनी नामक, अंग्रेजी में क्या है, मिल्की वे। सौरमंडल किससे निर्मित होता है, निहारिका से, नेबुला, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नेबुला, नोट्स दिए ना, नेबुला है ना। तो हमारा जो सोलार सिस्टम है किससे बना हुआ है, नेबुला से। नेबुला, निहारिका क्या होता है, हाइड्रोजन, हीलियम और डस्ट पार्टिकल का क्लाउड होता है, बादल होता है ना। तो समझ जाओ निहारिका क्या होता है, हाइड्रोजन, मुख्य उसमें हाइड्रोजन होता है, साथ में हीलियम भी होता है और धूल के कण भी होते हैं। इनका बादल से निर्मित हुआ है हमारा सौरमंडल, इनके बादल से। कैसे हुआ है ब्रह्मांड का निर्माण, देखो सबसे लाइन से चलते हैं। कॉपरनिकस पहले देख लो, कॉपरनिकस नाम सुनोगे आप लोग बचपने से। इन्होंने हीलियोसेंट्रिक परिकल्पना दी, हीलियोसेंट्रिक हाइपोथेसिस दी है, याद रख लेना पहला फैक्ट। हीलियोसेंट्रिक अवधारणा परिकल्पना किसने दी है, कॉपरनिकस ने, है ना। लटके झटके डेट भी पूछ सकता है आप लोग, 1550 याद रखना, 1550 ईस्वी, 1550 ईस्वी, एग्जैक्ट नहीं याद रखोगे तो भी चलेगा, 1550 ईस्वी में इन्होंने दिया। इन्होंने इससे पहले, कॉपरनिकस के इस परिकल्पना से पहले, सबसे पहले टॉलमी ने एक दे दिया था। टॉलमी एक ग्रीक थे। टॉलमी ने कह दिया था कि भैया पृथ्वी बीच में है और सूरज चक्कर लगाती पृथ्वी के, टॉलमी ने ये बताया, और लोग इसी को मान के चल रहे थे। लेकिन कॉपरनिकस 1543 एडी में, कॉपरनिकस के पास क्या बकवास करते हो साला, सूरज बीच में है और पृथ्वी चक्कर लगाती है। ये थ्योरी, हीलियोसेंट्रिक थ्योरी किसने दी, और बहुत उसका मजाक उड़ा, बोले पागल हो गया है ना। बहुत दंड भी दे दिया गया था शायद उसको, कॉपरनिकस को, कि साला ये पूरा जो है पागल बना रहा है, हाँ है ना, पागल बना रहा है। जबकि 18वीं 19वीं शताब्दी में पुख्ता हो गया कि कॉपरनिकस ही सही था। सूरज बीच में है और पृथ्वी उसके चक्कर परिक्रमा करती है, ये दिया था इसने ना। और इसी को आधुनिक खगोल विज्ञान के जनक भी, खगोल विज्ञान बोले तो एस्ट्रोलॉजी नहीं बे, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष हो गया, हाँ झूठ बोलने वाला विज्ञान हो गया ना। एस्ट्रोनॉमी, मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी के जनक कौन, कॉपरनिकस ना। केपलर ने एक नियम दिया, आप एकदम 1600 के एकदम शुरुआत में याद रखना, 1600 की शुरुआत में केपलर ने नियम, ग्रहों की गति नियम, प्लैनेटरी मूवमेंट का नियम दिया। क्या दिया, ग्रहों की गति के नियम दिए, ग्रहों की गति के नियम। इसने क्या कहा, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर अंडाकार कक्षाओं में घूमते हैं। कॉपरनिकस ने तो पुख्ता कर दिया था भैया कि सभी ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं, रिवॉल्व करते हैं उसके इर्द गिर्द। ये बोला कि जो कक्षा है वो गोल नहीं है, अंडाकार, मतलब ये सूरज है मान लो और पृथ्वी चक्कर लगा रही ना, तो वो ऐसे अंडाकार ऑर्बिट में चक्कर लगा रही, अंडाकार कक्ष में चक्कर लगा रही ना। ये किसने कहा, केपलर ने ग्रहों के गति के नियम दिए हैं। पहला उसने बताया
कि पृथ्वी सूरज के चक्कर लगाती है, वो कैसा कक्षा होता है? अंडाकार कक्षा। अंडाकार मतलब स्पाइरल ऑर्बिट, स्पाइरल ऑर्बिट ना। उन्होंने उपसौर और अपसौर के बारे में भी बताया। एक और चीज, उपसौर और अपसौर के बारे में भी बताया। किसने बताया? केप्लर। उपसौर और अपसौर मतलब एपीहीलियन, पेरिहीलियन, अभी आप समझोगे उसको। उपसौर और अपसौर, ये क्लियर हो गया? याद रखना, केप्लर ने ग्रहों के गति के नियम बताए, दो चीजें बताई उसने एक बताई कि पृथ्वी सूरज की चक्कर लगाता है और जो कक्ष है, ऑर्बिट है, वो कैसा है? अंडाकार, स्पाइरल है। दूसरा क्या? इसने उपसौर और अपसौर बताया। चलो इधर आ जाओ, ये लो, ये है उपसौर। ये क्या है? उपसौर, पेरिहीलियन। और ये है अपसौर, अपसौर, अपसौर। अभी बताओ, जब अंडाकार में सूरज बीच में है और ऐसे अंडाकार उसमें पृथ्वी घूम रही है, तो दो अवस्थाएं आएंगी। एक अवस्था, एक स्टेज ऐसा आएगा जब पृथ्वी और सूरज की दूरी सबसे कम होगी, और एक अवस्था ऐसी आएगी जब पृथ्वी और सूरज की दूरी सबसे ज्यादा होगी। तो सूरज की परिक्रमा करते हुए पृथ्वी और सूरज की दूरी जब सबसे कम होती है, उस अवस्था को हम कहते हैं पेरिहीलियन, पास, पेरिहीलियन, उपसौर, है ना। और उसका उल्टा हो गया एफिलियन, एफिलियन मतलब जब पृथ्वी सूरज की परिक्रमा करते हुए पृथ्वी सूरज से सबसे अधिक दूरी पर होती है ना। ये उपसौर की घटना कब होती? पेरिहीलियन की जनवरी में। और अपसौर की घटना कब होती? जुलाई। प्रश्न आ सकता है। अब इसके अंदर चलते हैं। उपसौर में पृथ्वी और सूरज की दूरी कितनी? तो आप ना एक ठो याद रखना बस, ये 147 मिलियन किलोमीटर। मिलियन बोले तो 1 मिलियन बोले तो 10 लाख। 10 लाख इंटू कर दो किलोमीटर, इसको हटाना है तो 10 लाख इंटू कर दो, किलोमीटर हो जाएगा ना। तो आप ऐसे मिलियन में याद रखना, 147 मिलियन किलोमीटर, और ये लगभग 152 है ना। तो सबसे करीब उपसौर की घटना मतलब सबसे निकटतम दूरी सूरज और पृथ्वी की कितनी? 147 मिलियन किलोमीटर। और सबसे अधिकतम दूरी कितनी? लगभग 152 मिलियन किलोमीटर ना। बहुत सी इजी है अपसौर और उपसौर की घटना। आगे चलिए, उपसौर, ये देखो, इसमें आपको देखो सबसे करीब, इसको बोल्ड करना है, सबसे करीब, और ये सबसे दूर। ये हो गया, घटना हो गया। एडविन हब्बल, तो एडविन हब्बल ने हब्बल का नियम दिया है। हब्बल का नियम, हब्बल का नियम क्या बोलता है? आकाशगंगा किस गति से पृथ्वी से दूर हो जाती है, या उस पृथ्वी से दूरी पर निर्भर करता है, या उनकी पृथ्वी से दूरी पर। यह है बड़ा सा आकाशगंगा। आकाशगंगा फैल रही है लगातार। आकाशगंगा के एक कोने में हमारा सोलार तंत्र, बीच में सूरज है ना। ये बोल रहा है कि आकाशगंगा निरंतर फैल रही है। तो आकाशगंगा कितनी तेजी से फैलेगी, पृथ्वी से दूर होती जाएगी, जितनी पृथ्वी की गति होगी। पृथ्वी की गति स्लो है तो आकाशगंगा स्लो दूर होगी, पृथ्वी की गति जितनी है उसी गति से वो दूर होगी। बस ये किसने बताया? हब्बल ने। बिग बैंग थियरी, बिग बैंग थियरी, ब्रह्मांड का विस्तार सिद्धांत, मतलब इसको बोलते हैं एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स थियरी। मतलब बिग बैंग थियरी क्या बोलता है कि ब्रह्मांड जो है आज भी एक्सपैंड हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है ना। ये थियरी किसने दी है? लेमेत्रे, जॉर्जेस लेमेत्रे, याद रख लेना। इसके प्रोफाउंडर कौन है? लेमेत्रे। लेकिन लेमेत्रे की, ये लेमेत्रे चर्चित नहीं हुआ। लेमेत्रे ने पहले बता दिया था, है ना। बिग बैंग थियरी को लेमेत्रे ने दिया है और पहले बता दिया था इसने 1950 से 60 के बीच में। लेकिन इसको मान्यता तब मिली जब इसको पॉपुलर किसने किया? 1967 में रॉबर्ट वैगनर ने। रॉबर्ट वैगनर 1967, ये डेट याद रखना, 1967। रॉबर्ट वैगनर ने जॉर्ज लेमेत्रे के सिद्धांत की पुष्टि कब की? 1967 में रॉबर्ट वैगनर, रॉबर्ट, तब दुनिया मानी, वरना ये पहले दे चुका था ना, समझ गए। 1967 रॉबर्ट वैगनर। तो ब्रह्मांड का विस्तार सिद्धांत, एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स थियरी किसने दी है? लेमेत्रे ने दी है। लेकिन इसको मान्यता किसकी वजह से मिली? रॉबर्ट वैगनर, 1967। अब इसका कहना क्या था? बिग बैंग थ्योरी, लेमेत्रे ने क्या बताया था? उसने बोला
सबसे पहले इस ब्रह्मांड में कुछ नहीं था, एक गॉड पार्टिकल था, प्राचीन पदार्थ, एक पदार्थ, छोटा सा पदार्थ ना, छोटा सा पदार्थ, ये छोटा सा पदार्थ ही था, कुछ नहीं था, ब्रह्मांड कुछ नहीं था। और इसका डेंसिटी इतना ज्यादा था कि यही फटा तो पूरा यूनिवर्स, इतने आकाशगंगा, इतने सोलार तंत्र, इतने ग्रह बने। छोटा सा एक गॉड पार्टिकल था पहले, प्राचीन पदार्थ इसे कहा जाता है। सुपरनोवा एक्सप्लोजन हुआ, ब्लास्ट, फैल गया, पूरा फैल गया, और इसी से पूरे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। इस ब्रह्मांड में अंदर लाखों आकाशगंगाओं का निर्माण हुआ, फिर आकाशगंगा के अंदर हजारों सौर तंत्र का निर्माण हुआ, फिर सौर तंत्र के ग्रहों का निर्माण हुआ, ग्रह के अंदर पहाड़, ये सब का निर्माण हुआ, मानव, चींटी, केकड़ा, सब का निर्माण हुआ है। किससे हुआ है? उसी से हुआ है ना, गॉड पार्टिकल। यही है बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग एक्सप्लोजन हो गया ना, ठीक है, ये है, ठीक। अब ये जो विस्फोट के बाद ये पदार्थ, जितने भी पदार्थ, बहुत ज्यादा घनत्व था, हाई डेंसिटी पार्टिकल था ये। सोचो कितना, कि इसी छोटे से बिंदु में सब कुछ भरा हुआ था, कितना भारी होगा। फिर वो फटा, इसी से सब कुछ बना। फिर ये टुकड़े तेज गति से घूमने लगे विस्फोट के बाद, है ना। आकाशगंगा, इन्हीं टुकड़ों से किसका निर्माण हुआ? आकाशगंगाओं का, और बाद में सौर मंडल, और बाद में ग्रहों का। आइए, एक वो तो वो हो गया ना कि ब्रह्मांड लगातार एक्सपेंड हो रहा है, विस्तार हो रहा है। वो किसने दी? लेमैत्रे की थ्योरी। लेकिन एक और थ्योरी है, स्थिर सिद्धांत, स्टैटिक, स्थिर अवस्था सिद्धांत। स्टैटिक थ्योरी किसने दी है? स्टैटिक थ्योरी दी है निरंतर विस्तार, निरंतर निर्माण सिद्धांत। देखो, ये बोल रहा है बॉडी और गोल्ड, बॉडी गोल्ड, याद रखना, बॉडी गोल्ड, है ना। स्थिर सिद्धांत, ब्रह्मांड के निर्माण के संबंध में स्थिर सिद्धांत किसने दिया है ना, किसने दिया है? बॉडी गोल्ड। इसके अनुसार आकाशगंगा तारों का एक विशाल समूह। आकाशगंगा में क्या है? तारे हैं, सूरज भी तो एक तारा है, जो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा एक साथ जुड़े रहते हैं, सब एक जगह स्थित है। आपको लगता होगा ना कि गिरता क्यों नहीं है ये सब, तो गुरुत्वाकर्षण बल, भाई कोई भी द्रव्यमान हो, कोई भी मास हो, जिसका वजन है, अपना वेट है। द्रव्यमान क्या होता है? मास क्या होता है? वॉल्यूम। कोई भी, अगर कोई भी वस्तु जिसका मास है, उसका, उसमें गुरुत्वाकर्षण बल होगा, केंद्र में गुरुत्वाकर्षण बल होगा, है ना। तो सभी गुरुत्वाकर्षण की वजह से एक साथ जुड़े हुए हैं। आकाशगंगा ब्रह्मांड के द्वीप के रूप में जाना जाता है। एक ब्रह्मांड को, आकाशगंगा को ब्रह्मांड का द्वीप कहा जाता है, आइलैंड ऑफ यूनिवर्स। कुछ नहीं, स्थिर, इसका मानना है कि ये सब गुरुत्वाकर्षण बल के कारण एक साथ जुड़े हुए हैं और ये फैल नहीं रहे। ये क्या है? जबकि बिग बैंग थ्योरी, लेमैत्रे क्या बोल रहा है? लगातार फैल रहा है ना, बस यही थ्योरी। आकाशगंगा इतने रूप में पाए जाते हैं, सर्पिल, स्पाइरल, अंडाकार, अनियमित। हमारा जो मंदाकिनी, हमारी जो हमारा सोलार सिस्टम, हमारा सौर मंडल, जिस आकाशगंगा, उसका नाम क्या? मिल्की वे या मंदाकिनी, हमारा सोलार तंत्र ना। चलो, तो हमारे सौर मंडल का आकाशगंगा कौन सा है? मंदाकिनी या मिल्की वे? हम उसी में, हमारा सौर मंडल उसी में है। एंड्रोमेडा, आकाशगंगा से, हमारे आकाशगंगा से सबसे निकटतम आकाशगंगा, नाम दिया गया उसको एंड्रोमेडा। वो भी लाखों करोड़ों लाइट ईयर दूर है ना। हम कल्पना बस कर रहे हैं कि आकाशगंगा, हमारे आकाशगंगा से सबसे करीब कोई आकाशगंगा है, वो क्या है? उसका नाम दिया है एंड्रोमेडा। नाम पूछ देगा ना, मतलब मंदाकिनी से सबसे नजदीकी आकाशगंगा को क्या नाम दिया गया है? एंड्रोमेडा। निहारिका क्या होता है? हाइड्रोजन गैसों से बने विशाल बादलों का संचय, है ना। और इस निहारिका से ही तो किसका निर्माण हुआ? सौर मंडल, हमारे सौर मंडल का निर्माण हुआ निहारिका से। आ जाइए, तारे की उत्पत्ति ये बाद में करेंगे। तारे की उत्पत्ति, ग्रह और ये सब फैक्चुअल है, इसको बाद में करेंगे। उससे पहले मैं इंपॉर्टेंट उस पर आ जाता हूँ। ये आ भैया, ग्रहों का जो परिक्रमा करता है उसे उपग्रह कहते हैं। ग्रह की परिक्रमा, पृथ्वी की परिक्रमा जो भी कर रहे हैं उसे हम क्या कहेंगे? उपग्रह। उपग्रह दो प्रकार के हो सकते हैं, कृत्रिम हो सकता है और एक प्राकृतिक हो सकता है।
कृत्रिम जैसे हमारे बहुत सारे सैटेलाइट जो है घूम रहे हैं, मानव निर्मित सैटेलाइट पृथ्वी के चक्कर लगाते हैं, वो तो आर्टिफिशियल है, कृत्रिम उपग्रह है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है वो है चंद्रमा, एकमात्र। द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ इज मून ना। चंद्रमा पर अब ये देखो, ये सब बाद में डिस्कस करेंगे, मैं इस पे आ रहा हूं। अभी आपने एफिलियन और पेरिहिलियन देखा, अब आप देखोगे एपोगी और पेरिगी। एपोगी और पेरिगी। एपोगी, पेरिगी को क्या बोलते हैं? उपभू, उपभू। कई बार मेरे को लगता है अंग्रेजी याद रखोगे ज्यादा अच्छा है ना। और एपोगी को क्या कहेंगे? अपभू। अब पहले जब उपसौर और अपसौर पढ़ रहे थे, एफिलियन और हिलियन मतलब सन आ जाएगा, देखना, हिलियन मतलब सन। पृथ्वी सूरज की परिक्रमा करते हुए सबसे निकटतम दूरी को पेरिहिलियन, सबसे अधिकतम दूरी को एफिलियन। अब भाई आपको पता है पृथ्वी के चक्कर सूरज भी लगा रही, पृथ्वी का चक्कर चंद्रमा भी लगा रही, वो भी एक सर्पिलाकार और भी कक्ष में। तो भैया एक स्थिति आएगी सूरज और पृथ्वी के बीच सबसे कम दूरी होगी, और एक अवस्था की सबसे अधिकतम दूरी होगी। सबसे कम दूरी को पेरिगी बोलते हैं, सबसे कम दूरी पेरिगी। याद रखना, कंफ्यूज होना, पी लगा है ना, अंग्रेजी में आसान है, पी लगा पास, वहां पर क्या पढ़े? पेरिहिलियन, यहाँ पर उसी वैसे ही हो जाएगा पेरिगी, पेरिगी। और सबसे अधिकतम दूरी को एपोगी। क्लियर है? मेरे को उपसौर अपसौर उसमें से कंफ्यूज हो सकते हो आप। मेरे को लग रहा है कि पेरिहिलियन, एफिलियन और ये याद रखोगे ज्यादा याद रहेगा, जैसा भी याद रहे ना। ये क्लियर है? चलो अच्छा, चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करने में कितना समय लेता है? परिभ्रमण वही बोलते हैं ना, रिवॉल्यूशन, किसी के चारों ओर चक्कर, 27 घंटे, 27 दिन 8 घंटे। हाँ, अबे ऐसे नहीं है एग्जैक्ट, एक महीना 27 दिन 8 घंटे ना। ये भी बाद में करेंगे, ब्लू मून, टेट्रॉइड, ये सब बाद में करेंगे। उससे पहले मैं इंपॉर्टेंट चीजें करा लूं आपको। पृथ्वी की गतियां, मूवमेंट ऑफ अर्थ। आपको पता है पृथ्वी दो तरीके से गति करती है, मोशन दो तरीके से। एक अपने ही एक्सिस पर वेस्ट टू ईस्ट घूम रही, घूर्णन बोलते हैं इसको, रोटेशन। और ऐसा घूमते हुए ये सूरज के परिक्रमा भी कर रही, जिसको अपन क्या बोलते हैं? रिवॉल्यूशन, है ना, रिवॉल्यूशन। ठीक है, आइए पृथ्वी के घूर्णन को हम लोग पृथ्वी के सतह पर है ना, हम लोग यहाँ है ना, इसकी सतह पर, यहाँ ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण लुढ़कते नहीं अपन। लेकिन हमें पता है पृथ्वी तो घूम रही है। हमें पता क्यों नहीं चलता पृथ्वी घूम रही? क्योंकि पृथ्वी घूम रही है तो हम लोग को भी घूमना चाहिए था, हमें एहसास होता हम घूम रहे हैं। इसलिए होता है कि पृथ्वी दोनों गतियां एक साथ कर रही है, वो घूर्णन भी कर रही है और सूरज की परिक्रमा भी लगा रही है, इसलिए हमें पता नहीं चलता। इसलिए पता नहीं चलता। अगर पृथ्वी सूरज से चक्कर नहीं लगा रही होती, एक ही जगह रह के घूम रही होती, तो हम सबको पता चलता, लुढ़क रहते इधर से उधर ना। हाँ ठीक, मजा आता। अबे फिर लाइफ ही नहीं होता। वो समंदर का पानी जो है वो सबको बराबर डुबो डुबो के रखता है ना। आओ, अच्छा, पृथ्वी अपने धुरी पर ऐसे नहीं पृथ्वी जब रोटेट करता तो ऐसे नहीं है, ऐसा नहीं है भैया, सीधा नहीं है, ये ऐसे है, ऐसे घूमता है। मतलब अपने धुरी पर, अपने एक्सिस पर कितने डिग्री झुकाव है उसका? 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री। पृथ्वी अपने एक्सिस पर कितनी झुकी हुई है? 23.5 डिग्री। लेकिन अगर प्लेन से बोलेगा तो प्लेन से कितना एंगल बनाता है? जैसे ये देखो, एक्सिस जो है या तो ऐसा रहेगा या तो लेटा हुआ रहेगा ना। पृथ्वी हमारी ऐसे होनी, सीधी तो है नहीं, अपने इससे 23.5 डिग्री झुकी हुई है। चलो अब बचा कितना? 66.5 बचा ना, या तो ऐसे 66.5। तो अपने प्लेन से कितना एंगल बना रही है? 66.5 डिग्री। समझ रहे हो कि नहीं? अपने प्लेन से कैसे? अच्छा
समझा था कि नहीं? 66.5 डिग्री। ये देखो अपने अगर बोले अपने धुरी से एक्सिस से कितनी झुकी हुई तो 23.5 डिग्री, लेकिन प्लेन से कितना एंगल बना रही है? 66.5। 90 डिग्री में माइनस कर दो। आइए, पृथ्वी पर दिन और रात का विभाजन करने वाले वृत्त को सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन की रोशनी का वृत्त कहा जाता है। रोशनी का वृत्त भाई कहाँ? 86 कहाँ रे? कहाँ पे, किधर पे? मैं पढ़ा क्या रहा हूँ? वो 76 लिखा है। 66 लिखा है, तो इससे माइनस करेंगे तो कितना आएगा? अबे 90 से 23.5 घटाएगी 76 आएगा। ठीक। आइए, सर्कल अब देखो भाई, अगर पृथ्वी घूर्णन कर रही है किसी भी समय, किसी भी सेकंड में आप देखोगे पृथ्वी के आधे हिस्से पर सूरज की रोशनी, सूरज मेरे सामने है तो यहां से लेकर यहां तक रोशनी पड़ेगी, दिन रहेगा और इसके पीछे अंधेरा रहेगा। हालांकि हर घूमता रह पृथ्वी बदलता जाएगा वो, लेकिन आधे ही समय पर इधर तक, इधर अंधेरा रहेगा ना, सर्कल बनेगा एक, इधर अंधेरा है और इधर उजाला है। तो ये जो विभाजन होता है ना, रोशनी और अंधेरे का विभाजन, मतलब यहाँ पर कोई खड़ा हो जाए तो ऐसे करेगा तो अंधेरा, ऐसे करेगा तो उजाला ना, उसको बोलते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। ऐसे ही है, नहीं पूछेगा। या पृथ्वी घूर्णन कर रही है कहाँ से, कौन सी दिशा में? पश्चिम से पूरब। इसको क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज, वामावर्त बोलते हैं इसको, एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। वेस्ट से ईस्ट घूम रहा है ना, एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन क्लॉक हमारा वेस्ट से ईस्ट घूम रहा है क्या? देखो अबे हमारा घड़ी वो क्लॉकवाइज घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है घड़ी। ये देखो 12 बजा, 1 बजा, राइट घूम रहा है, ये क्लॉकवाइज है। इसको क्या बोलते हैं? दक्षिणावर्त। वामावर्त इसका उल्टा, वामावर्त इसका उल्टा ना, ऐसे। ये देखो इधर से पश्चिम से पूरब ऐसे घूम रहा है, ये समझ गए? वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज घूमती है पश्चिम से पूरब दिशा। भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर घूर्णन का वेग कम हो जाता है। एक और चीज, पृथ्वी घूम रही है ना, वेग सबसे ज्यादा कहाँ महसूस होगा? भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा पर ना, क्यों सबसे ज्यादा वेग होगा? रेडियस, अबे डायमीटर, व्यास इसका सबसे लंबा है, इसके केंद्र से दूरी सबसे ज्यादा और व्यास लंबा है। तो यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा वेग यही होगा, 1670 किलोमीटर प्रति घंटा। और जैसे जैसे आप ऊपर की ओर जाओगे व्यास कम होता जाएगा तो वेग कम होता जाएगा। वैसे ही इधर भी होगा। ये देखो कूट में ये सब प्रश्न डाल देता है ना। सबसे अधिक वेग पृथ्वी घूर्णन कर रही है, रोटेट कर रही है, उसकी वेलोसिटी सबसे हाई कहाँ होगी? भूमध्य रेखा पर, भूमध्य रेखा पर। और जैसे आप ऊपर की ओर जाओगे वेग घटता जाएगा, साउथ पोल की ओर जाओगे इधर घटता जाएगा दोनों साइड। सबसे ज्यादा होगा 0 डिग्री भूमध्य रेखा पर, कितना? 1670 किलोमीटर। उतना डेटा जरूरत नहीं है, 1650 ऐसे रफली याद रखो चले। सबसे बस ये याद रखो कि भूमध्य रेखा पर पृथ्वी घूर्णन कर रही है तो इसका वेलोसिटी सबसे ज्यादा कहाँ है? भूमध्य रेखा पर। और जैसे ऊपर की ओर जाओगे वेग घटता जाएगा, और जैसे दक्षिण की ओर जाओगे पोल की ओर वेग घटता जाएगा। क्यों घटता जाएगा? राज कारण क्या है? क्योंकि व्यास कम होता जा रहा है, या आप ये बोलो कि अक्षांश की लंबाई कम होती जा रही है, यही है ना व्यास। क्लियर है ना? पृथ्वी के घूर्णन के प्रभाव और पृथ्वी की परिक्रमा से कौन कौन सी घटनाएं होती है, क्वेश्चन बनेगा। लेकिन इसको पढ़ाने से पहले मैं यहां आता हूं। ये लो, देखो
आई। अरे साला तू फोटो खींच के भेजना तो एडिट कराना 62 कलेक्ट करो उसको। हाँ ये लो भैया, अब पृथ्वी परिक्रमा कर रही सूरज की। ये है एक्सिस, समझ जाओ। ये क्या है? ये है एक्सिस। ये 23.5 डिग्री झुकी हुई ना, ऐसे सीधा से 23.5 डिग्री बना रही है, इस अवस्था में घूम रही है। ये अवस्था कब की? जून की। ये लो, ऐसे झुका हुआ है, ऐसे फिर ज्यादा अच्छा पता चलेगा। सारे ऐसे ऐसे घूम रहा है, ये देखो यहाँ इस अवस्था में ऐसे है, ऐसे ही घूमते घूमते ये परिक्रमा भी कर रहा है। ऐसे घूमते 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 क्या हो गया? ऐसा सीधा हो गया। अब यहां पर जब ऐसे था, ऐसे था, ऐसी अवस्था में था, और मैं सूरज हूं, खड़ा कहां देख रहा हूं? कर्क रेखा पर। कर्क रेखा पर सीधी रोशनी पड़ रही है मेरी ना, कर्क रेखा पर सीधी पड़ रही है। कोई एक दिन आएगा जिस दिन एकदम कर्क रेखा पर सीधा पड़ेगा। फिर जैसे जैसे ये पृथ्वी ऐसे ऐसे बढ़ती जाएगी, फिर कर्क रेखा से नीचे की ओर खिसकता जाएगा। हर दिन वो जो खड़ा ताप है मेरा, हर दिन बदलता जाएगा। अगले 3 महीना में कैसा हो जाएगा? ऐसा होगा। अब मेरी खड़ी रोशनी कहां पड़ रही? भूमध्य रेखा पर, 3 महीने में ना। फिर ऐसे ही घूमते 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 साला ये इधर आएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा 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 हो जाएगा, बाहर की ओर, उधर की ओर 23 डिग्री मुड़ा हुआ नजर आएगा। अब मेरी खड़ी रोशनी कहां पड़ेगी? मकर रेखा पर। मतलब देख लो आप, ये भूमध्य रेखा है 0 डिग्री, ये आपका 23.5 डिग्री कर्क रेखा है, कर्क जिसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, और इसके नीचे ये 23.5 डिग्री आपका ये है मकर रेखा। मकर रेखा ना, सूरज है यहाँ, सूरज है यहाँ। अब इसकी खड़ी रोशनी, एक समय खड़ी रोशनी कहाँ पड़ती पोजीशन है? तो यहाँ पड़ती। आप बता रहा हूं, सूरज की जो वर्टिकल स्थिति है, मतलब परपेंडिकुलर स्थिति, खड़ी रोशनी केवल कर्क से साल भर 365 दिन लगता है घूमने में। खड़ी रेखा केवल इन्हीं हिस्सों पर, पृथ्वी के इस हिस्से कर्क रेखा से अगले 3 महीना में खिसकते 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 यहां पहुंचेगी भूमध्य रेखा पर। फिर अगले 3 महीने में भूमध्य रेखा से खिसकते 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 कहां पहुंचेगी? मकर रेखा पर। फिर रिवर्स, फिर अगले 3 महीने में रिवर्स होकर फिर आएगी भूमध्य रेखा पर, और फिर अगले 3 महीने में फिर पहुंच जाएगी यहां। तो सूरज की जो खड़ी रोशनी है वो साल भर में, आपको पता है ना, सूरज के पृथ्वी परिक्रमा करने में, रेवोल्यूशन करने में 1 साल लगाती। 1 साल लगाने में सूरज की खड़ी रोशनी अपनी स्थिति बदलती रहती, कर्क से लेकर भूमध्य रेखा 3 महीने में, भूमध्य रेखा से अगले 3 महीने में फिर जाती है मकर रेखा तक, फिर अगले 3 महीने में मकर रेखा से पोजीशन। और क्यों बदलती मैंने आपको बता दिया। इस अवस्था में ऐसे है और घूम रही है, यहाँ जाते जाते सीधी हो जाती है 3 महीना बाद, अब सीधा भूमध्य रेखा पर पड़ा, फिर धीरे धीरे घूमते 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 बेंड होती चली जाएगी, बेंड होती चली जाएगी, ऐसा ही है ऐसा। अब खड़ी रोशनी मेरी मकर रेखा पर पड़े, फिर अगले 3 महीने में वही सीधा हो जाएगा पीछे जाकर भूमध्य रेखा, फिर अगले तिरछा होकर यहाँ। ये क्लियर है कि नहीं? क्लियर है ना? आइए अब देखो आप, कम कब रहता है, दूर कब रहता है? आ रहा हूँ। ये बात समझ गए आप? चलो भैया, कम वो है, दूरी कम वाला वो अलग कंसेप्ट है, उसको इससे मिक्स मत करो, एफिलियन पेरिलियन को मिक्स मत करो। है तब मकर रेखा में पड़ा था कि कर्क रेखा में? नहीं वो दूरी है वहां मकर, इसको इससे मिक्स मत करो। हाँ अलग है, उससे इससे मिक्स मत करो। चक्कर खाते थे 2 बार पृथ्वी खड़ी रहती है, फिर बाकी में 2 खड़ी नहीं रहती, वो ऐसा हो जाता है घूमते घूमते। एक्सिस तो हमेशा 23.5 डिग्री वो है। 2 बार वो एक्सिस चेंज होता है, 2 बार। हाँ। बाकी फिर 2 बार 90 डिग्री पे आ जाती है, 0 डिग्री पे, हाँ। सॉरी, है ना? हाँ ये बात क्लियर है ना? मतलब पूरे साल भर में पृथ्वी की खड़ी रोशनी कर्क रेखा से 3 महीने में पहुंचती है, खिसकते खिसकेगी ना, क्योंकि ऐसे परिक्रमा कर रहा है तो पोजीशन खिसकते रहेगा उसका हर रोज।
खिसकते खिसकते 3 महीने में भूमध्य रेखा पर पहुंचती, अगले 3 महीने में फिर नीचे की ओर खिसकना शुरू करती, फिर ऐसे खड़ा हो जाता है, मकर रेखा पर खड़ा हो जाता है, भूमध्य खिसकते खिसकते मकर रेखा पर, फिर वहाँ से फिर से रिवर्स चलेगा, फिर घूमते घूमते पीछे पहुंची मेरे, तब फिर से भूमध्य रेखा पर पहुंच गया, और फिर अगले 3 महीने में फिर से ऐसा हो जाएगा। ये क्लियर है ना? अच्छा, अब ये वाला मतलब वो अवस्था जब सूरज की रोशनी कर्क रेखा पर होती है, कर्क रेखा पर सीधी होती है, मतलब ये बात तय है। और ये कब होता है? 21 जून को। कब होता है? जून में होता है। तारीख वारी का भी नोट्स में है आपके, जून में होता है ये। मतलब जून में कर्क रेखा पर सूरज की रोशनी खड़ी पड़ रही, मतलब कर्क रेखा पे जो भी है उस दिन सबसे गर्म महसूस करेंगे, सबसे गर्म। बात ठीक है ना? अच्छा, सबसे गर्म कर्क रेखा पर जितने भी पृथ्वी पर जगह हैं, कर्क रेखा हमारे यहाँ से गुजरती है, देख लेना जून में इस तारीख को देखना, अचानक बहुत गर्मी लगेगी है, और फिर बहुत गर्मी होगा तो फिर क्या होता है? हाँ, धीरे से, हाँ। अब फिर अगले 3 महीना में फिर कहाँ हो जाएगा? सुनो ये लो, अगले 3 महीना में घूमते घूमते क्या हो जाएगा? अभी भी बेंडी है ना ये, तो 23.5 डिग्री हमेशा अक्ष बन रहे, लेकिन ये स्थिति है असल में, ये है। और लेकिन फिर अब सीधा कहाँ पड़ रहा है मेरा? भूमध्य रेखा पर। फिर ऐसा घूमते 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 ये ऐसा हो जाएगा मकर रेखा। क्लियर है? अब यहाँ पर इस अवस्था में देखो, सूरज यहाँ है, सीधा कहाँ पड़ेगा? रोशनी उसकी खड़ी भूमध्य रेखा पर। मतलब भूमध्य रेखा पर उस दिन लोगों का यहाँ हालत खराब रहेगा, सबसे गर्म भूमध्य रेखा पे जो भी है उनको लगेगा। अगले 3 महीना में ये स्थिति ऐसे हो जाती, मतलब अब यहाँ से खिसक कर यहाँ आ चुका है, भूमध्य रेखा से खिसक कर यहाँ, अब यहाँ पर सबसे गर्म होगा। फिर अब देखो, एक बार पूरे वर्ष भर में एक बार सूरज की रोशनी खड़ी पड़ेगी कर्क रेखा पर, एक बार मकर रेखा पर खड़ी पड़ेगी, और 2 बार भूमध्य रेखा पर। इसी 2 बार भूमध्य रेखा पर जब सूर्य खड़ी पड़ती है, इसको बोलते हैं इक्विनॉक्स, विषुवत। इसको क्या कहते हैं? इक्विनॉक्स। आपके उसमें हिंदी में क्या लिखा हुआ है? अरे हिंदी में भी है साला, कैसे नहीं होगा? अयनांत कहते हैं ना। और इसको क्या बोल रहा है? विषु। अबे ये विषु है, ये विषु है, ये विषु की स्थिति है। इक्विनॉक्स 2 बार इक्विनॉक्स की, जब इक्वेटर पर लंबी पड़ेगी उसको हम विषु की स्थिति बोलते हैं, इक्विनॉक्स की स्थिति बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? ग्रीष्म अयनांत, समर सॉल्स्टिस, ग्रीष्म अयनांत, ग्रीष्म अयनांत कह रहे हैं इसको। और इधर क्या है? इधर शीत अयनांत, इधर शीत अयनांत, सॉल्स्टिस। एकदम सिंपल हिंदी अंग्रेजी। जब 2 बार ऐसी अवस्था आती है, जब पृथ्वी परिक्रमा करता है सूरज की, 2 बार विषुव की स्थिति आती है, इक्विनॉक्स कहते हैं उसको। इक्विनॉक्स मतलब सूरज की खड़ी रोशनी कहाँ पड़ रही है? कहाँ पड़ रही है सूरज की खड़ी रोशनी? 2 बार ऐसी स्थिति आती है, 2 बार इक्विनॉक्स होता है, 2 बार विषुव की स्थिति आती है, मतलब सूरज की रोशनी भूमध्य रेखा पर खड़ी, इक्वेटर पर, उसको इक्विनॉक्स कहते हैं। एक बार आएगा कहाँ? कर्क रेखा पर खड़ी पड़ेगी, और कर्क रेखा खड़ी है, ये कौन सा है? उत्तरी गोलार्ध में है ना कर्क रेखा। तो उत्तरी गोलार्ध में कौन सा मौसम होगा? गर्मी का मौसम होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ अगले 3 महीने में खिसकते खिसकते यहाँ पहुंचेगा। इधर उत्तरी गोलार्ध क्या झेलेगा? गर्मी का मौसम ना। इधर आ गया, इधर अभी भूमध्य रेखा पर खड़ी है, फिर इधर खड़ी कहाँ हो गई? मकर रेखा। मतलब दक्षिणी गोलार्ध में कौन सा मौसम? गर्मी होगा, लेकिन ऊपर क्या होगा? अब देखो, सूरज की रोशनी सबसे अधिक ताप कहाँ होगी? जब सूरज की रोशनी खड़ी पड़ती है। लेकिन जहां सूरज की रोशनी तिरछी पड़ेगी, तिरछी, ये देखो समझो आप इसको, तिरछी पड़ रही है इस हिस्से पर, सूरज की रोशनी तिरछी पड़ रही है ना, और जब सूरज की रोशनी तिरछी जब पड़ती है तो उसकी ताप में वो दम नहीं होता। तो अभी इस समय मकर रेखा पर अगर सूरज की रोशनी खड़ी है, मतलब दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी का मौसम होगा, उत्तरी गोलार्ध में उल्टा हो जाएगा।
ठंडी चल रहा होगा। इधर जब यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में गर्मी का मौसम चल रहा है तो इधर ठंडी का मौसम चल रहा होगा ना। पृथ्वी के दोनों हिस्सों में अलग अलग मौसम चलेगा। समझ गए हो? मतलब एक बात तो जान गए, मौसम में परिवर्तन किसकी वजह से हो रहा है? पृथ्वी की घूर्णन की वजह से हो रहा है कि परिक्रमा की वजह से? परिक्रमा नहीं, मौसम नोनी रुको तो सही। 23 डिग्री झुकाव एक कारक है और एक परिक्रमा कर रहा है, इसलिए इससे तो नोनी दिन और रात होता है ना, दिन और रात होता है ना घूर्णन करने से। और परिक्रमा करने से क्या हो रहा है? मौसम परिवर्तन हो रहा है। और केवल घूर्णन से नहीं, अगर 23.5 डिग्री झुका हुआ नहीं होता तो पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों में मौसम परिवर्तित नहीं होता, हमेशा ऐसी की तैसी भूमध्य रेखा की हो रही होती ला। हाँ, तो दोनों कारक है। अभी समझो ये बात यहां तक समझ में आई कि नहीं आई ना? अच्छा, अब अपन ग्रीष्म अयनांत, आप बोलोगे कंफ्यूज हो जाओगे सर, क्योंकि नॉर्थ हमेशा ना याद रखना, उत्तरी गोलार्ध को लेके याद रखना। जब कर्क रेखा पर ऐसा है, कर्क रेखा पर खड़ी पड़ रही है, उत्तरी गोलार्ध में कौन सा मौसम है? गर्मी। इधर पे मकर रेखा पर खड़ी पड़ रही है, लेकिन उत्तरी गोलार्ध में कौन सा मौसम है? ठंडी। ये याद रखना, उत्तरी गोलार्ध को याद करके रखना, और उसका उल्टा होगा उस साइड, याद रहेगा। 2 बार विषुव की स्थिति। अब मुझे बताओ, ये इसको क्या बोलते हैं स्प्रिंग को हिंदी में? अबे तुम्हारे इसमें हिंदी में नहीं लिखा क्या रे? मतलब बसंत होता है और मतलब बसंत भाई, बसंत को ही तो अरे ये सब ये क्या है? ये सब क्या है रे? ये तो लिखा है। ये तो ये पता है तो कैसे, अब इसके आगे नहीं है हमारे पास। अरे यार, मैं हमेशा भूल जाता हूँ साला, अंग्रेजी भी मेरे को याद है। मेरे को बताओ, देखो गूगल में, स्प्रिंग पतझड़, ऑटम है मेरे ख्याल से, बसंत, ऑटम बसंत है। अरे उसको मत देख, ऑटम इक्विनॉक्स, ऑटम ये पतझड़ होगा, ये पतझड़ है, देख दो। अरे गूगल में देखे यार, मैं हमेशा भूल जाता हूँ, कंफ्यूज हो जाता हूँ। अरे एक बार अपना दिमाग मत लगाओ, एक बार कंफर्म करो। हाँ, ये बात सही है, मार्च में पत्ते झड़ते हैं, मार्च में पत्ते झड़ते हैं। हाँ, ये क्या हो गया? इसको क्या बोलते हैं? नहीं, पतझड़ नहीं भाई, इसको हिंदी में बसंत। और सुनो, ये हो गया बसंत। हाँ, ये हो गया बसंत, बसंत में पतझड़ झड़ता है। और ये क्या हो गया? ये ये सर फॉल से गिर रहा है, मतलब फॉल ऐसा तो पतझड़ का बना है, बोलो ना ऑटम। हाँ, इसमें शरद ऋतु। चलो अब इसको समझो। देखो भाई, देखो, जब ये स्थिति है, एकदम खड़ा कहाँ पड़ रहा है? इक्वेटर गर्म है भैया, ऊपर नॉर्थ पोल में। अब सूरज की रोशनी खड़ी नॉर्थ इक्वेटर पे पड़ रही, मतलब सूरज की रोशनी तिरछी इधर भी पड़ रही, इधर भी पड़ रही, तो दोनों जगह का मौसम सुहाना होना चाहिए। दोनों दिख रहा है, मतलब सही है। नहीं, वो बसंत है, ये शरद। शरद को पतझड़ वो बसंत है, ये शरद। याद रखो, अभी उस पर बाद में चर्चा करेंगे। स्प्रिंग इक्विनॉक्स, स्प्रिंग या ऑटम इक्विनॉक्स। चलो, मतलब मार्च में जब सूरज की रोशनी खड़ी पड़ेगी भूमध्य रेखा पर, मतलब खड़ी यहाँ पड़ रही तो ऊपर भी तिरछा पड़ रहा है, नीचे भी तिरछा पड़ रहा है, तो दोनों जगह गर्म नहीं होगा। जहाँ सूरज की रोशनी ताप सीधी पड़ेगी वही गर्म होगा। अभी इक्वेटर की फटेगी, ऊपर तिरछा है तो ऊपर मौसम बढ़िया सुहाना रहेगा, घूमने लायक मौसम है ना, क्योंकि शरद और वो देखना एकदम सुहाना मौसम रहता है, ना गर्म ना ठंडा ना। उत्तरी गोलार्ध में मार्च में क्या होगा? बसंत। उसको क्या बोलेंगे? विषुव की स्थिति, बसंत विषुव, स्प्रिंग इक्विनॉक्स। याद रहेगा, मार्च में पड़ेगा स्प्रिंग इक्विनॉक्स। और यहां पर सितंबर में क्या पड़ेगा उत्तरी गोलार्ध में? देखो, अगर यहां बसंत है
मार्च में यहाँ बसंत है तो इधर शरद होगा, और सितंबर में उल्टा हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा, शरद हो जाएगा और नीचे बसंत हो जाएगा। ये बात क्लियर है कि नहीं, है ना, रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि दोनों समय स्थिति वैसी रहेगी। बात क्लियर है कि नहीं ना, ये इक्विनॉक्स समझ गए आप। तो पृथ्वी परिक्रमा कर रही सूरज की और 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इन दोनों की वजह से आप देख रहे हो पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों में मौसम बदल रहा है ना। पृथ्वी जब सूरज की परिक्रमा कर रही है तो एक बार ऐसी स्थिति आती है जब सूरज की रोशनी एकदम खड़ी पड़ती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर, मतलब कर्क रेखा पर। एक बार ऐसी स्थिति आती 6 महीने बाद जब पृथ्वी की खड़ी रोशनी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन यानी मकर रेखा पर पड़ती। वहां पर जब कर्क रेखा पर पड़ी तो अगले 3 महीना में खिसकते 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 भूमध्य रेखा पर आ जाएगी, है ना, फिर खिसकते 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 मकर रेखा तक जाएगी, फिर खिसकते खिसकते ऊपर आएगी भूमध्य रेखा तक, और फिर ये साइकिल चलता रहेगा। जब कर्क रेखा पर पड़ रही है, मतलब कर्क रेखा पर खड़ी कब पड़ेगी, जब उसकी ओर झुका होगा पृथ्वी, उसकी ओर झुका रहेगा, तब कर्क रेखा पर खड़ी पड़ेगी। तो उत्तरी गोलार्ध में कौन सा मौसम, गर्मी, तो हम इसी को क्या बोलते हैं, ग्रीष्म आयना, ग्रीष्म आयना ना। अच्छा, मकर संक्रांति कब आता है हमारे यहाँ, 14 जनवरी। जनवरी में आता है, जनवरी में आता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो एक मकर संक्रांति को और क्या बोलते हैं, उत्तरायण बोलते हैं, उत्तरायण बोलते हैं। क्यों उत्तरायण बोलते हैं, पाँच साल है, सूर्य की खड़ी रोशनी अब यहां से खिसकेगी उत्तर की ओर, उतरता है, क्या होता है साला, अगर उतरना चढ़ना भी बोल रहे थे तो चढ़ रहा है, उतर कहाँ रहा है ना, ठीक है। अच्छा, समझ गए। तो इसकी वजह से 4 स्थितियां बनेंगी। एक को बोलते हैं विषुव की स्थिति, विषुव मतलब विषुवत रेखा पर खड़ी, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं इक्विनॉक्स ना। लेकिन अब अलग अलग महीने में ये अलग इक्विनॉक्स, पीछे वाला अलग इक्विनॉक्स। जब सूरज की रोशनी एक मार्च में एक बार भूमध्य रेखा पर आएगी, उस समय उत्तरी गोलार्ध में कौन सा मौसम होगा, बसंत। तो उत्तरी गोलार्ध में जो मौसम होगा ना, उसी के नामकरण उसी के हिसाब से किया गया है। मार्च में उत्तरी गोलार्ध में बसंत का मौसम होगा, मतलब स्प्रिंग इक्विनॉक्स। इसका रिवर्स हो जाएगा, दक्षिण में क्या होगा, शरद। दोनों साइड तिरछी पड़ेगी सूरज की रोशनी, दोनों तरफ मौसम सुहाना ना। अच्छा, और इसका उल्टा इधर सितंबर में क्या होगा, नॉर्थ पोल में मौसम बदल जाएगा, उधर हो जाएगा शरद, तो उसको क्या बोलेंगे, ऑटम इक्विनॉक्स। बात क्लियर। उधर जब कर्क रेखा पर पड़ेगी तो उत्तरी गोलार्ध में गर्मी का मौसम होगा, उसको बोलेंगे ग्रीष्म महीना। लेकिन इधर उल्टा हो जाएगा, इधर मकर रेखा में तिरछा पड़ेगा, तो उत्तरी गोलार्ध में कौन सा मौसम होगा, ठंडी। बात क्लियर ना। अब तारीख आपके नोट्स में दिया होगा, देखो भैया, नहीं दिया है, आई ओके सर, वही लास्ट है, यही लास्ट है, वही खत्म हो जाता है। अरे ऐसे कैसे, तारीख होगा, कैसे नहीं होगा, ये दे भाई, ये लो अयनांत, ये लो भैया, शीतकालीन अयनांत कब, 21 या 22 दिसंबर, दिसंबर रेश, वो शीत है, उत्तरी गोलार्ध में शीत, विंटर सोल्स्टिस। फिर ये विषुव कब आएगा, देखो 1 मार्च, 20-21 मार्च और 22 से सितंबर। ये बदलता रहता है ना, किसी एक दिन में कभी एक दिन आगे पीछे हो जाता है ना। क्यों हो जाता है, क्योंकि पृथ्वी एग्जैक्ट 365 दिन नहीं लगाती, 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 45 सेकेंड, ये एग्जैक्ट है ना। तो ये आपन बोल 365 दिन, फिर यही जुड़ के 4 साल में एक दिन बन जाता, लीप ईयर बन जाता। लेकिन अपन क्या मोटे मोटे क्या पढ़ते हैं, 365 दिन 6 घंटा, लेकिन कभी कभी एग्जैक्ट में फंसा देगा, ऑप्शन में दे देगा ए 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 40 मिनट 30 मिनट, तब तो फंस जाओगे।
बड़ा आसान है। 365 दिन, दिन के बाद घंटा आएगा, लास्ट वाला 5 से खत्म हो रहा, 5 घंटा। इधर 48 मिनट, कितना सेकंड सर? 45। 45 सेकंड। आज सब नोट से मिलेगा। विशु 2 बार आएगी, 2 बार, एक बार मार्च में आएगा, एक बार सितंबर। मार्च सितंबर, 20-21 मार्च और 22-23 सितंबर। 20-21 देखो, 20-21 22-23 मार्च तो सितंबर तो याद रहेगा भाई। इधर वाला तो आपको भारत में, हम उत्तरी गोलार्ध में ना, गर्मी कब लगती? जून में, मई जून, तो जून याद रहेगा आपको, जून। इधर 6 महीने बाद, जून के बाद किधर कौन सा महीना आएगा? दिसंबर। इधर जून, इधर दिसंबर, और 2 बार विषु की स्थिति आएगी, एक बार मार्च, एक बार सितंबर। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 महीने बाद, ये याद रहेगा। चलो, विषु की स्थिति बड़ा आसान है, मार्च सितंबर। 20-21 मार्च, 22-23 सितंबर। ये लो भैया, शीत अयनांत मतलब उत्तरी गोलार्ध में शीत अयनांत, ठंडी का मौसम कब होगा? कब होगा? जब सूरज की रोशनी कहाँ खड़ी होगी? यही दिन जो सबसे लंबा दिन रहता है। उत्तरी गोलार्ध में शीत अयनांत की स्थिति कब आएगी मेरे बताओ? कहाँ खड़ी पड़ेगी? हाँ, मकर रेखा। इधर मकर रेखा पर खड़ी पड़ेगी तो ऊपर ठंडी है। हाँ, भारत में ठंड, वो ऐसे दिमाग कभी भूल जाता, हमारे दिमाग लगा लेना कब आता ठंडी हमारे यहाँ ना, ठीक। और जून में हमारे यहाँ गर्मी होती है, सबसे लंबा दिन। अच्छा, उस दिन सबसे लंबा दिन होता है, जैसे मान लो कर्क रेखा पर उस दिन सूरज की रोशनी खड़ी है, देख लेना उस दिन साला जल्दी अंधेरा नहीं होता। लंबा दिन, भयंकर गर्मी, और जल्दी अंधेरा नहीं होता। 7, 7:15 बजे तक आपको उजाला दिखाई देगा। और उसका ठीक उल्टा हो जाता है, शीत अयनांत में देखोगे साला 5:15, 5:30 बजे अंधेरा हो जाता है ना। तो केयर किए हो, लेकिन क्यों हो रहा है वो नहीं जान रहे थे। ये है कारण, ये हो रहा है। 8 बज गई। चलो, एक काली कंटिन्यू कर लो।